कुछ पेरेंट्स का कंसर्न एकदम लाज़मी है कि चांदीपुरा वायरस जो हम इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया में देख रहे हैं, क्या वो हमारे बच्चे को हो सकता है? यहाँ भी तो सैंड फ्लाई है, गुजरात से लोग ट्रैवल करके यहाँ आ रहे हैं, तो क्या इधर भी फैल सकता है चांदीपुरा वायरस? तो आज समझते हैं चांदीपुरा वायरस बेसिकली है क्या? ये वायरस रैप्डोवायरिडी यानी कि रेबीज़ का एक दूर का रिश्तेदार है और इसको सबसे पहली बार जहाँ आइसोलेट किया गया था वो महाराष्ट्र के एक डिस्ट्रिक्ट थी चांदीपुरा। तो उसी पे इसका नाम दिया गया। अब ये वायरस आर्बो वायरस है, मतलब इसको कैरियर चाहिए और इसका रिजर्वायर चाहिए, मतलब ये जहाँ रहेगा और इसको जो कैरी करेगा वो होता है आर्थ्रोपोड, मतलब एनिमल विद जॉइंटेड फीट्स यानी कि कीड़े मकोड़े। तो जो इसका वेक्टर है, इसका रिजर्वायर है, वो है सैंड फ्लाई यानी कि बालू मक्खी। अब ये सैंड फ्लाई इसका रिजर्वायर है, मतलब ये इसका घर है और यही इसको ट्रांसमिट भी करता है, ये इसका वेक्टर है। सैंड फ्लाई यूजुअली डैम्प एरियाज में ग्रो करते हैं। डैम्प एरियाज मतलब जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा है, जैसे दीवालों की क्रैक, मिट्टी की दीवार, कूड़ा कटका कचरा कहीं है और वो गीलापन जब उसमें बढ़ रहा है, आर्द्रता ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, इसीलिए इसका आउटब्रेक देखने को मिलता है यूजुअली मानसून सीजन में। और ये रेस्ट्रिक्टेड रहता है रूरल, सेमी अर्बन या स्लम एरियाज में। अब ये चांदीपुरा वायरस पहले पाया गया महाराष्ट्र में, फिर आंध्र प्रदेश में और अभी गुजरात और राजस्थान में। तो ये रेस्ट्रिक्टेड जोन में पाया जाता है, सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। ये चांदीपुरा वायरस का कोई ऐसा रिजर्वायर जो नॉन ह्यूमन हो और जहाँ पे ये सर्वाइव करता हो अपने ऑफ सीजन में, अभी तक इसके बारे में रिसर्च नहीं हुई और पता नहीं चल पाया इस बारे में कि कैटल जैसे गाय, बैल, भैंस या बकरी, कुत्ता, बिल्ली ये कोई उसके रिजर्वायर हो सकते हैं क्या? ऐसा नहीं पता है। अभी ये हम मानते हैं कि इसका रिजर्वायर सैंड फ्लाई ही है, वहाँ वो पनपता है और ट्रांस ओवेरियल ट्रांसमिशन, मतलब एक फीमेल सैंड फ्लाई जब एग देती है तो उससे आगे के जनरेशन में पास ऑन होता है और मेटिंग में भी मेल सैंड फ्लाई से फीमेल सैंड फ्लाई में जाता है। तो ये सैंड फ्लाई में हार्बर करता है। अब जैसे ये ह्यूमन को इन्फेक्ट करेगा तो ह्यूमन इसका डेड एंड होस्ट होता है, यानी कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है। जिस ह्यूमन को इन्फेक्ट किया वहां पे ये डिसीज करा सकता है। अब डिसीज भी क्या कराएगा? ये एंसेफेलाइटिस कराता है यानी कि दिमाग की सूजन। तो पेशेंट को बहुत तेज बुखार, उल्टी, सर दर्द और ड्राउजीनेस, बहुत ज्यादा सुस्त होना, झटका आना, अल्टर्ड सेंसोरियम, ये सब सिम्टम्स आते हैं। ये ब्रेन यानी कि मस्तिष्क के सूजन एंसेफेलाइटिस के सिम्टम्स हैं। अब इसमें ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है, मतलब एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में डायरेक्टली वायरस ऐसे सांस के थ्रू, ड्रॉपलेट, फॉर्माइट, इसके थ्रू ट्रांसमिट नहीं होता। इसीलिए अगर कोई गुजरात से यहाँ आ रहा है तो वो ट्रांसमिट नहीं कर सकता है। इसीलिए ये डिसीज एंडेमिक है, मतलब एक रेस्ट्रिक्टेड जोन में पाई जा रही है। इसका एंडेमिक आउटब्रेक है, ना कि पेंडेमिक, मतलब बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में ये नहीं देखी जा सकती है। अभी तो यही संभावना है। लेकिन क्या सैंड फ्लाई यहाँ पे जो लाई कर रही है उसको ये वायरस हार्बर कर सकता है? पता नहीं, कर सकता है, कोई स्टडी नहीं है, जब होगा तब पता चलेगा। तो करें क्या? इसका कोई एंटीडोट है नहीं, इसकी कोई वैक्सीन है नहीं, सिम्टोमेटिक सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है। सबसे जरूरी है इसमें प्रिवेंशन, तो सैंड फ्लाई का ग्रोथ रोकना सबसे जरूरी है। तो जो भी डैम्प एरिया है, जहाँ पे दीवार की दरारें हैं, मड वॉल है, कूड़ा करकट है, वो सब जगह को साफ सफाई रखें। आर्द्रता, मॉइस्चर दीवार में सीड़न आने ना दें। दूसरा, इंसेक्ट रेपेलेंट यूज कर सकते हैं सैंड फ्लाई के लिए। और मच्छरदानी, नॉर्मल मच्छरदानी, सैंड फ्लाई इतनी छोटी कि अंदर चले जाएगी और ये शाम के समय, रात के समय, सुबह के समय रहती है। तो मेस्ड मॉस्किटो नेट यूज करें। 2 महीने से अधिक का बच्चा है तो रेपेलेंट भी, आप स्किन रेपेलेंट भी यूज कर सकते हैं। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एंड हमेशा ये जान के समझें कि ये बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करती है तो बच्चों को अवश्य ही बचाएं।